गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेकेंड चैप्टर कल कंप्लीट कर दिया था अपन ने। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर। चैप्टर 2 यूनिट का है, ये सिंपल है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कॉमर्स वालों को भी ध्यान देना जरूरी है कि उनका नहीं था, ठीक है। प्रोडक्शन आज जो पढ़ने वाले वो तो शायद सबको मालूम है, क्योंकि इसके अंदर हो गया चालू। हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है बेसिकली। आज क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं? 4 रहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिस चीज से प्रोडक्शन पॉसिबल होता है। कोई भी पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो, 4 चीजों के बिना पॉसिबल नहीं होता है। एक है जमीन, लैंड, दूसरा है लेबर, मजदूर, तीसरा है कैपिटल, पैसा, पैसा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, और चौथा है एंटरप्रेन्योर, वो आदमी जो इन चारों को जमा करता है और जो इन तीनों को जमा करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको जमा करने का काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का। और किस फॉर्म में, किस रेशो में जमा करना, ये एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है। हम इस चैप्टर के अंदर 2 यूनिट में सब कुछ पढ़ने वाले। एक है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। प्रोडक्शन से रिलेटेड बात प्रोडक्शन में पढ़ी जाएंगी, कॉस्ट से रिलेटेड बात कॉस्ट में पढ़ी जाएंगी। तो पहला यूनिट हमारा प्रोडक्शन वाला है, जो बड़ा है काफ़ी और अच्छा यूनिट है। सिंपल तो नहीं बोल सकते एकदम, लेकिन ध्यान दिए पूरा और अच्छे से समझे तो पूरा सिंपल ही है। एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर ये कभी नहीं भूलने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को लॉजिकली समझना है। ऐसा होता है ऐसी बात नहीं करनी हमको। हर चीज़ को क्या करना है? लॉजिकली समझना है, ठीक है। जब तक नहीं समझे तब तक आगे बढ़ने का मत बोलना। और उसके बाद भी ऐसा कुछ रहे तो क्लास के बाद इमीडिएटली सेम डे अपने डाउट क्लियर कर लेना। कल के लिए, परसों के लिए मत छोड़ना। आई बात समझ में? सेम डे आपके डाउट्स क्लियर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंट्री के परफॉर्मेंस को आप कैसे जज करते हो? किसी भी कंट्री के जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक, उसका फुल फॉर्म है। मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यानी हम हमारे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो जितना प्रोडक्शन ज्यादा उतना जीडीपी ज्यादा, और उतना कंट्री रिच माना जाता है। यूएसए का जीडीपी ज्यादा है, इंडिया का कम है, पाकिस्तान का और कम है, बांग्लादेश का तो होगा ही नहीं, ठीक है। आई बात समझ है? तो ऐसे हम कंट्री कितना डेवलप्ड है निकालते हैं। तो किस पे डिपेंड करता है ये देखिए। इन इकोनॉमिक्स द वर्ड प्रोडक्शन इज यूज्ड इन वाइडर सेंस to denote the process by which men utilize resources such as men, material, capital, time, etc., working upon them to transform them into commodities and services so as to make them to satisfy the human want. कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करते हैं तो ह्यूमन की डिमांड रहती है तभी करते हैं, कि डिमांड नहीं है तो भी प्रोडक्शन करते हैं। और डिमांड हम किस चीज़ की करते हैं? जो चीज़ हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सके उस चीज़ की हम डिमांड करते हैं। आई बात समझ में? Therefore, in economics, activities such as making of cloth by industrial worker, service of retailer who delivers it to customer, work of doctors, lawyers, teachers, actors, dancers, etc. are called as production. क्योंकि प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स का नहीं होता दोस्तों, साथ में सर्विसेज का भी होता है। अब ये 2 लोगों ने एक डेफिनेशन दी है, जेम्स बेट्स और जे.आर. पार्किंसन ने। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज क्यों बोला? अनऑर्गेनाइज रह सकता है क्या प्रोडक्शन? कार का प्रोडक्शन इमेजिन करो, लास्ट में टायर लगते हैं, आप पहले टायर लगाओगे क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, सिस्टमेटिक एक्टिविटी है क्या? प्रोडक्शन। ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेस इनटू फिनिश गुड्स, जो भी रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करना in the form of goods and services, and the objective of production is to satisfy demand of such transformed resources. जो भी resources है ट्रांसफॉर्म आपने किए, वो डिमांड सेटिस्फाई करने की पावर होनी चाहिए। कोई भी कमोडिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी को हम यूटिलिटी बोलते हैं, बराबर है। तो जो भी चीज़ हम प्रोडक्शन करते हैं उसकी डिमांड तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो हम प्रोडक्शन थोड़ी करेंगे उस चीज़ की। इट शुड बी नोटेड दैट The production should not taken as means as creation of matter. अंडरलाइन करो, ये बड़े काम की चीज़ है।
आप मैटर क्रिएट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ साइंस मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। मैटर मतलब फॉर एग्जांपल जिंक है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, ये सब मैटर है जिसको हम यूज करते हैं किसी ना किसी चीज में। तो आप वो मैटर बना सकते हो कि नहीं? वो नेचुरल रिसोर्सेस हमको जमीन से मिलते हैं। तो मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, मैन कैन ओनली ट्रांसफॉर्म मैटर। हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको, ठीक है। Production consists of various processes that add utility to natural resources for gaining greater satisfaction from them by changing form of natural resources. Most manufacturing processes consist of physical inputs such as raw material and transform them into physical products possessing utility. Wood natural resources है, लकड़ी, वो लकड़ी से आप क्या बना सकते हैं? फर्नीचर, टेबल। लकड़ी पड़ी है, वो आपकी यूटिलिटी में नहीं आ रही। जब तक आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे टेबल में, तब तक वो आपकी यूटिलिटी में नहीं आएंगे। इसका मतलब लकड़ी बेकार है कि नहीं? वो रॉ मटेरियल है, नेचुरल रिसोर्स है जिसको आप यूटिलिटी दे सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद प्लेस का भी बहुत वो रहता है। प्लेस मतलब जमीन के अंदर रिसोर्सेस पड़े, गोल्ड, सिल्वर, मेटल, जिंक, हीरा, कोयला, कोल, ये सब वहां काम के हैं कि आप बाहर निकाल के उसको यूज करोगे तो काम के है? बाहर निकाल के यूज करेंगे। चेंजिंग द प्लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, आप उसकी जगह बदल रहे हो, हाँ कि ना? जमीन के अंदर थी, अब आप जमीन के बाहर ला रहे हो। इसके बाद एक जगह सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। कश्मीर के अंदर एप्पल्स बहुत रहती है, वहां पे उसकी कीमत, खाने वाला कितना खाएगा वहां पे एप्पल्स? तो एप्पल सिर्फ कश्मीर में बिकनी चाहिए कि पूरे इंडिया में बिकनी चाहिए? इंडिया में। प्लेस यूटिलिटी, आप उसको कश्मीर से लेके पूरे इंडिया में बेच दीजिए, वहां पे जहां उसकी यूटिलिटी ज्यादा है। नागपुर में बेच दो, महाराष्ट्र, हर जगह आप चाहो तो उसको बेच सकते हो, वहां उसकी यूटिलिटी रहेंगी कि नहीं? और कश्मीर में तो एक लिमिटेड तक यूटिलिटी रहेंगी ना, उसके बाद तो फिर वो सड़ जाएंगी। यस और नो? इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यूज करके एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को भेजते हैं। इसके बाद इसको संभाल के भी रखना पड़ता है। कैसे? स्टोर करना पड़ता है। जैसे सीजनल कोई चीज आती है, मान लीजिए गेहूं की सीजन आई, हार्वेस्टिंग सीजन, साल भर गेहूं उगता रहता है कि हार्वेस्ट के टाइम उगता है? हार्वेस्ट के टाइम उगा के आपने स्टोर कर लिया। अब वो साल भर चलाना है कि एक दिन में खत्म कर देंगे? साल भर चलाना पड़ता है जब तक अगली फसल नहीं आती, अगली हार्वेस्ट सीजन नहीं आती। तो जो भी चीज हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें से कुछ कभी काल कोई चीजों को स्टोर भी करके रखना पड़ता है। आई बात समझ में? ये आपका थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है लोगों के पर्सनल स्किल का यूज करो। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन नहीं, उसको हम सर्विस बोलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, इनके अपन पर्सनल स्किल्स का यूज कर। साइंटिस्ट हो गए, अपन टेक्निकल रिसर्च वगैरह, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सब करते रहते हैं ना, क्या अच्छा क्या बेकार। तो ये कैसे होता है? ये लोगों के पर्सनल स्किल का यूज करते हैं। ये भी प्रोडक्शन है, क्योंकि जीडीपी में हम क्या डालते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी डालते हैं, सर्विसेज भी डालते हैं। आई बात समझ में? चलिए, इट शुड बी नोटेड दैट, ये बड़े काम का पॉइंट है सातवां, production process need not necessarily involve conversion of physical input into physical output। जरूरी नहीं है फिजिकल इनपुट अंदर डालना। फिजिकल मतलब जिसको मैं हाथ लगा सकता, देख सकता, जरूरी नहीं है उसको अंदर डाला प्रोडक्शन प्रोसेस में और बाहर से कुछ फिजिकल आउटपुट ही बाहर निकला। आप बीमार हो गए, आपकी मम्मी ने रात भर आपको बुखार की पट्टी करी, क्या पट्टी लगाते हैं ना, और सुबह आप ठीक हो गए, सर्विसेज दी, क्यों? पैसे लेंगी मम्मी? नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए ली। कुछ फिजिकल इनपुट गया, आउटपुट निकला नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ, आपकी बुखार ठीक हो गई। यस और नो? खाना बनाती है आपकी मम्मी आपके लिए और आपको खाना खिलाते हैं। बाहर जाओ तो ये सर्विस है, इसके पैसे लगते लंबे। घर पे कुछ लगा क्या? नहीं। कोई फिजिकल इनपुट जाता हुआ दिखा? नहीं। कुछ बाहर निकला? नहीं, लेकिन आपको खाना खिलाया। इसके अलावा डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर ने आपको टेस्ट किया था, आपके बॉडी के अंदर कुछ डाला गया, फिजिकल इनपुट कुछ डाला, फिजिकल मतलब जिसको आप टच कर सको, ऐसा कुछ डाला? नहीं सर, वो थर्मामीटर लगाया ना बेटा, अंदर थोड़ी डाला। और थर्मामीटर अंदर डालने के बाद कुछ और अलग निकला गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने आपको टच किया, ये कर दिया और आपको दवाई लिख के दे दी, बदले में कुछ बाहर निकला? नहीं, आप ठीक हो गए, बस।
यस और नो? तो जरूरी नहीं है कि फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट प्रोडक्शन में रहना ही चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि सर्विस ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इनपुट आउटपुट तो रहता है, लेकिन फिजिकली दिखता है क्या हमको? हाथ लगा ये जैसे फिजिकल है, दिख रहा है, लकड़ा डाला टेबल बनी, ये फिजिकल है। आउटपुट मैं इसको टच कर सकता हूँ, बाकी इसको आप टच नहीं कर सकते सर्विसेज को। The money expense incurred in the production process of production, that is for transforming resources into finished product, constitutes cost of production। ये सब जो प्रोसेस है इसमें फ्री में होता है कि पैसे लगते हैं? पैसे लगते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने की कॉस्ट क्या है, आई बात समझ में? Although cost of production is not taken into account in pure production analysis, it is extremely vital, बहुत ज़रूरी है for matter of any business decision making। कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले देखना पड़ता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्या कितने में इसको बेच सकता हूँ, मुझे कितना प्रॉफिट बचेगा, ये चीज़ें पहले ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब आ जाते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, 1 2 3 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इन चारों को हमको डिस्कस करना है डिटेल के अंदर। पहला हम डिस्कस करेंगे लैंड। अब ये समझाने की जरूरत है कि जमीन क्या होता, आई होप जरूरत नहीं है। तो लैंड की सीधा प्रॉपर्टी पे आते, कैरेक्टरिस्टिक्स। लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अब ये याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है, लिखना है नहीं एग्जाम में, नहीं तो रट्टा मारना पड़ता अभी बैठ के। ठीक है, लैंड फ्री में मिलता है नेचर से कि पैसे देता नेचर आपसे? हाँ, लैंड फ्री में मिलता है, लेकिन लैंड सर जब ट्रांसफर करता है ह्यूमन से एक दूसरे को तो पैसे लेते हैं। इंसान एक दूसरे को जब लैंड ट्रांसफर करता है तो पैसे लेता है। धरती माँ ने आपको जमीन दी तो उसके पैसे धरती माँ ने आपसे ली क्या? नहीं ली। तो इट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। क्या आप जमीन बना सकते हो? चलो बना लिया, इतनी जमीन बना के किसी को दे दिया, बना सकते क्या? नहीं, सप्लाई फिक्स्ड है, जितनी बस आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। नई जमीन बना के पैदा करके जोड़ दिया जमीन के अंदर, ऐसा नहीं होता। लैंड इज परमानेंट एंड हैज इंडेस्ट्रक्टिबल पावर्स। लैंड परमानेंट है, इंडेस्ट्रक्टिबल, जिसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जाएगा खोद सकते हैं आप, लेकिन जमीन जमीन नहीं रहेंगी, वापस भर सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर नदी के पास की जमीन कई बार खत्म होती जाती है, तो हाँ वो एक है, लेकिन वो जमीन खत्म नहीं होती, वो जमीन पानी के अंदर आ जाती है, और पानी के नीचे भी जमीन तो है ही ना। पानी अगर पूरा खाली कर दे, समुद्र को पूरा खाली कर दो तो क्या रहेगा? जमीन रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लैंड। ठीक है, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। आपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बचपन में कभी तो पढ़ा होगा। एक्टिव क्या होता, पैसिव क्या होता? मैंने आपको झापड़ मारा तो ये क्या हुआ? एक्टिव। मैंने उनको सुपारी दी कि इनको झापड़ मारो, तो झापड़ तो उसने मारा, वो एक्टिव फैक्टर है। पैसिव कौन है? आया समझ में? एक्टिव पैसिव। एक्टिव मतलब डायरेक्टली, पैसिव मतलब इनडायरेक्ट। तो लैंड जो है वो खुद खड़ा होकर प्रोडक्शन करता क्या कि जमीन बाहर निकल गई प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया? नहीं, इट इज द पैसिव फैक्टर। जमीन पे खड़े होके हम प्रोडक्शन करते हैं, बराबर है ना, लेकिन बिना जमीन के होता क्या? नहीं। तो इट इज नॉट एक्टिव, इट इज पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ आया? लैंड इज इमोबाइल। एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते क्या जमीन को? नहीं सर, जहां है आपको वहां जाके प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्यों? सही है नहीं है? आसान चीज है ये, आज का टॉपिक सब आसान है। कल से तकलीफ है, कल से यहाँ तकलीफ होंगी थोड़ी सी आपको, आज तो कुछ नहीं है। कल भी उतनी नहीं होंगी, परसों बहुत होंगी। ठीक है, लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। जमीन के बहुत सारे यूज है, खाली पड़े रहने दो, ट्रीज उगा सकते, कोई भी प्रोडक्शन, हर तरह का प्रोडक्शन कर सकते लैंड पे, कुछ भी कर सकते। लैंड इज हेट्रोजीनियस। ये क्या होता है? होमोजीनियस मतलब क्या होता है? सेम। क्या दो जमीन के टुकड़े एक सरीके रहेंगे? नहीं, कभी नहीं। कोई फर्टाइल लैंड रहेगा, कोई बंजर जमीन रहेंगी, किसी पे आप कोई बहुत बोलते ना उसका वेट सहने की कैपेसिटी ज्यादा, कोई एकदम नीचे बार बार नीचे धस जाती है बोलती ना जमीन, उस टाइप की रहेंगी। तो कोई भी लैंड ऑफ दो पीस ऑफ लैंड सेम नहीं रहते, दे आर हेट्रोजीनियस नॉट होमोजीनियस। ये 7 पॉइंट समझ में आए क्या? ये था आपकी जमीन के बारे में। अब आते हैं हम लेबर के ऊपर। लेबर क्या है? इट इज एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों चीज लगती है बेटा, अकल भी लगती है और दिमाग भी लगता है, मेंटल प्लस फिजिकल। ठीक है,
अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ह्यूमन एफर्ट बराबर है, कौन है लेबर, कौन है, इंसान है। ह्यूमन एफर्ट के बिना लेबर पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकेंड है लेबर इज पेरिशेबल। ये क्या होता है, पेरिशेबल मतलब खराब हो जाता है। अगर मैं आज दिन भर खाली बैठ गया, मैं क्लास को आया ही नहीं, तो क्या ये समय वापस आएगा? तो आज का दिन का जो मेरा लेबर था, जो मैं पढ़ा सकता था आपको, लेकिन मैं घर पे टाइम पास कर रहा था, बैठ गया, तो वो पेरिश हो गया कि नहीं हुआ, यस और नो? तो लेबर इज पेरिशेबल। क्या ऐसा बोल सकते सर आज काम नहीं किया, एक काम करो आपका लेबर बाहर निकाल लो, हम अलग रख देते, कल के दिन चला देंगे? ऐसा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। एक बार समय चला गया, लेबर खाली बैठ गया, उसने टाइम पास करने की सोच ली, लेजर में टाइम खराब कर दिया, तो वो लेबर पेरिश हो गया। अब वो लेबर वापस नहीं आ सकता। अब ये मत बोलना सर ओवर टाइम करेंगे ना, तो ओवर टाइम करेंगे तो बेटा काम भी वो डबल करेगा। जो समय पे आराम करता था वो काम डबल करेगा। डबल करेगा तो एक दो दिन ही करेगा, अगले दिन फिर छुट्टी मार लेगा। सोच के देखो लेबर, मैं आपको बोलूँ आज 16 घंटे पढ़ो, आज 16 घंटे पढ़ो, तीसरे दिन आओगे ही नहीं क्लास में, बराबर है क्या? सीधी बात है। लेबर को सोच के देखो ना, आपने उसे 2 दिन 3 दिन ओवर टाइम करा है, वो चौथे दिन आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों सर, थक गया था, तबीयत खराब हो गई थी, कोई ना कोई रीजन है। इंसान है ना आखिर, आफ्टर ऑल इट्स ह्यूमन बॉडी, ठीक है। काम करने की कैपेसिटी रहती है, तो काम करने के टाइम पे अगर आप खाली बैठ गए तो वो लेबर पेरिश हो गया। आई बात समझ? लेबर इज एक्टिव, लेबर खुद लगता है प्रोडक्शन के अंदर, पैसिव नहीं है, एक्टिव है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। लेबरर यानी वो मजदूर, वो इंसान, और जो वो मेहनत करता है उसको क्या बोलते हैं हम, लेबर। क्या उसका लेबर और उसका शरीर आप अलग कर सकते हो क्या? चल एक काम कर, तू खाली बैठे रहे, तेरा लेबर निकाल के दे दे, मैं लगा देता, ऐसा होता क्या? नहीं, लेबरर का रहना बहुत जरूरी है लेबर करने के लिए, मतलब मजदूरी मेहनत करने के लिए। दीज आर इनसेपरेबल। आसान है ये सब चीजें। लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, सही बात है। कोई इंसान 10 किलो वजन उठा सकता, कोई 20 किलो उठा सकता, कोई 8 घंटे काम कर सकता, कोई 6 घंटे ही कर सकता। सबकी पावर अलग है कि नहीं है? अरे कोई मजदूर ज्यादा वजन उठा लेता है, कोई कम उठा लेता है, कोई दिन रात काम करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो लेबर की पावर अलग अलग है, इंसान टू इंसान डिफर करती कि नहीं करती? एंड लास्ट इज ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव। ये सही है क्या? सारा लेबर प्रोडक्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल दे सकते हो इसका? सारा लेबर प्रोडक्टिव हो ये जरूरी नहीं है। प्रोडक्शन कैसे नहीं हो रहा? सर्विस दे रहा ना यार, वो सर्विस तो जोड़ते ना यार, क्या बात कर रहे हो? क्या स्किल्ड लेबर? स्किल्ड लेबर क्या? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, यानी आप कुछ कर रहे हो लेकिन कुछ प्रोडक्शन नहीं मिल रहा, प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, ऐसा होता है क्या? ये बोल रहा हूं मैं। क्या क्या? बिल्डिंग बना रहे तो लेबर प्रोडक्टिव नहीं है, तो लेबर क्या बनाया? हाँ, तो प्रोडक्शन नहीं हुआ। सुपरवाइजर किसने बोला था? स्कूल प्रिंसिपल? नहीं, सर्विस। वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो भी बोल सकते हो। क्या? मेंटेनेंस ऑफ, मेंटेनेंस रिपेयर्स बोल सकते हैं, और सुपरवाइजर बोल सकते हैं। भैया ये लेबर काम कर रहा है, ये प्रोडक्शन कर रहा है, मैं खड़े खड़े सुपरवाइज कर रहा हूँ। सुपरवाइज कर रहा, मैं लेबर दे रहा मेरा, मैं खड़ा हूँ 8 घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ। अरे हाँ कि ना, मुझे पैसे देंगे कि नहीं देंगे? क्या मैंने प्रोडक्शन के अंदर कुछ किया क्या? एक चम्मच भी नहीं हिलाया मैंने, तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ सुपरवाइज किया। किसको? क्वालिटी को, कि बराबर जो क्वालिटी का गुड्स बनना चाहिए वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। मेरा लेबर जरूरी है, बट क्या वो प्रोडक्टिव है? उससे कोई नया प्रोडक्ट निकल के आया क्या? क्वालिटी चाहिए कोई, लेकिन नया प्रोडक्ट बना क्या? उसी प्रोडक्ट को मैंने सिर्फ अप्रूव किया, क्वालिटी का टेस्ट,
जरूरी है, मैं बोल रहा जरूरी है, लेकिन मेरे वहां रहने से कोई 10 यूनिट ज्यादा बन गया, 20 यूनिट ज्यादा बन गया, ऐसा हुआ क्या? ये मैं पूछ रहा हूं। मतलब सारा लेबर, ऑल एफर्ट आर नॉट श्योर टू प्रोड्यूस रिसोर्सेस। आप जरूरी नहीं है कोई गुड्स बनाओ, जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेबर दे रहे, पैसे दे रहा आपको तो जरूरी तो है ही, बट जरूरी है कि कुछ बन के निकलेगा बाहर? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। ये बार्गेनिंग पावर क्या होता है? मांग सकते हैं, ऐसी बार्गेनिंग पावर उनकी जोरदार है कि पुअर है? लेबरों को एक्सप्लॉइट किया जाता है हमारे सोसाइटी में। चलो जस्ट इमेजिन, आप मजदूर हो और मैं मालिक हूं, तू तड़क से बात आप करोगे कि मैं करूंगा? मैं करूंगा। और आप हाथ जोड़ के खड़े रहोगे, मालिक काम दे दो, और आप काम करते रहोगे, मैं बैठे बैठे ऑर्डर दूंगा, और आपने 400 रुपये मांगे, भाई 400 का है कि 300 बहुत है। ये सब बातें कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है कि एम्प्लॉय करता है? एम्प्लॉयर करता है। तो लेबर की बार्गेनिंग पावर जोरदार हुई कि पुअर हुई? पुअर हो गए। उसको बेचारे को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो 400 मांगता है तो हम बोलते नहीं नहीं 350 बहुत है। ऐसा करते ही नहीं करते हम, उसको बार्गेन करने देते क्या? चल ज्यादा आवाज मत कर, बोला ना इतने ही दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेबर की बार्गेनिंग पावर कम रहती है जनरली। कभी काल ऐसा हो भी सकता है कि लेबर भारी पड़ जाए, लेकिन रैशनल बात करेंगे हम, ठीक है? लेबर इज मोबाइल, एक ट्रक में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं लेबर को। यस, लेबर को आप कहीं भी ले जा सकते हो जहां आपको काम कराना है। लेकिन हाईली मोबाइल है क्या? आज इधर, कल सिंगापुर, परसों दुबई, ऐसा ले जा सकते क्या? नहीं। वो हाईली मोबाइल कौन सा रिसोर्सेस है? कैपिटल, पैसा। आज इधर डाल दिया, फिर इधर डाल दिया, कहीं भी भेज सकते हैं कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए। हाईएस्ट मोबिलिटी कैपिटल में है, लीस्ट मोबिलिटी लेबर। लैंड तो इमोबाइल है, लीस्ट का है का? वो तो इतना भी हिला सकते क्या? बताओ। लीस्ट मोबिलिटी लेबर है, आप ज्यादा नहीं हिला सकते, उसको ले जा सकते लेकिन बहुत कम। और ये लैंड तो इमोबाइल, ध्यान रखना एग्जाम में, नहीं तो लीस्ट मोबाइल में मार दिया, लैंड हो गया। देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू डिमांड फॉर इट। अचानक काम बहुत आ गया, आपको 100 के बदले 200 मजदूर की जरूरत है, तो एकदम से सप्लाई बढ़ा सकते हैं क्या? चल 200 की जरूरत है 200 छोड़ो, 300 की जरूरत है 300, ऐसा होता क्या? नहीं सर, लेबर है, इंसान है, पैदा कहाँ से करेंगे? तो देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट। आपको एडजस्टमेंट करना है तो टाइम लगेगा, 3-4-5 घंटे लगेंगे, एक दिन भी लग सकता है। रैपिड एडजस्टमेंट होता क्या? नहीं हो सकता। कहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे? लेबर को जमा थोड़ी पड़े हैं, चल निकालो, है ना? लास्ट इज चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। ये कौन चॉइस करता है कि मुझे कब काम करना है, कब खाली बैठना है? लेबरर, जो बेचारा काम कर रहा है, कुछ समय आराम भी करेगा, टाइम पास करेगा, फैमिली के साथ घूमेगा फिरेगा, लेजर, ये लेजर का टाइम है, और काम करने का टाइम अलग रहता है। तो ये चॉइस किसके ऊपर रहती है? लेबर। कुछ लेबर सिर्फ रात को काम करते हैं, कुछ लेबर दिन में काम करते हैं, यस और नो। ये चॉइस किसके ऊपर है? अगेन लेबरर के ऊपर। आई बात समझ में? क्लियर है ये लेबर? लेकिन मैं लेबरर को बोलूं तू करते ही जा 36 घंटे काम, तो कर पाएगा क्या? 8 घंटे करेगा, ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे कर लेगा, और आपने उसको जोर लगा दिया तो और 8 घंटे कर लिया। पूरे 24 घंटे काम कराने के बाद उसको कितने भी पैसे दे दो, भैया और एक काम करो और 8 घंटे कर ले, वो चला जाएगा। वो बोलेगा मुझे सोना पड़ेगा मालिक, अभी मैं जाता हूँ, 8 घंटे बाद फिर आ जाऊंगा। यस और नो? तो ये चॉइस किसकी है? आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ वर्क, आवर्स ऑफ लीजर एंड आवर्स ऑफ वर्क, लेबरर की चॉइस। क्लियर है? लेबर आसान है। अब आते कैपिटल। कैपिटल को किसने बनाया? इंसान। पैसा किसने बनाया? इंसान ने। भाई बात समझ में? इट इज क्रिएटेड बाय इंसान, इंसान यानी मैन मेड, ठीक है? दिस डेफिनेशन डिस्टिंग्विश कैपिटल फ्रॉम बोथ लैंड एंड लेबर, क्योंकि जमीन और लेबर आर नॉट प्रोड्यूस्ड, वो अपने आप रहते हैं, कैपिटल को प्रोड्यूस किया जाता है। अब एक चीज का जवाब दो, कैपिटल में सिर्फ पैसा आता कि एसेट्स भी आएंगे? एसेट्स भी आएंगे। कौन से एसेट? फिक्स एसेट, फैक्ट्रीज, डैम्स, रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, कैपिटल में आ जाएंगी। वर्किंग कैपिटल क्या होता फिर? फिक्स तो आपने बोल दिया, वर्किंग यानी पैसा, तो पैसा तो कैपिटल है ही। अब यहां पे देखिए कुछ कैपिटल के टाइप्स दिए हुए। फिक्स्ड कैपिटल,
सर्क्यूलेटिंग कैपिटल आपका रियल, ह्यूमन, टेंजिबल, इंडिविजुअल, सोशल। कुछ आपको मालूम होगा, कुछ नहीं पता। फिक्स्ड क्या होता? मशीन, लैंड भी फिक्स्ड है, टूल्स जिसको आप बिल्डिंग्स हाथ लगा सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। समझता? जो हिलते नहीं, बार बार हिला सकते हो लेकिन उसको आपने एक ड्यूरेबल शेप दिया है कि भैया हमको उस हिसाब से वो चाहिए। बिल्डिंग कैसे बनाते हैं? अपने हिसाब से। मशीन कैसे बनाते हैं? अपने हिसाब से। आई बात समझ में? तो ये आपको ड्यूरेबल कैपिटल जिसको आपने अपने हिसाब से शेप दिया। फिक्स्ड कैपिटल इज दैट विच एग्जिस्ट इन ड्यूरेबल शेप एंड रेंडर्स अ सीरीज ऑफ सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक दो दिन की चीज नहीं है, सालों साल ये चीज टिकने वाली है। तो सर्क्यूलेटिंग क्या होता? एक ही बार यूज कर सकते। रॉ मटेरियल एक ही बार, सर्क्यूल सीड्स बीज डाले एक ही बार, ये सारी चीजें आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। सीड्स, फ्यूल, पेट्रोल डाला गाड़ी में, ये सारी चीजें आप एक ही बार यूज, क्योंकि सर्क्यूलेटिंग कैपिटल है, सर्क्यूलेट होते रहता है। तीसरा रियल कैपिटल, वही फिजिकल गुड जो फिजिकली आपको दिखता है, ये फर्नीचर, ये बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उसको असली रियल कैपिटल बोलते हैं, फिजिकली जो दिखता है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ? स्किल एंड एबिलिटी। दो बच्चे समझ लो, एक बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं, वो वैसा के वैसा रह जाता है, एक को खूब पढ़ाते लिखाते, उसकी स्किल एबिलिटी डेवलप हो गई, वो ह्यूमन कैपिटल है। वो गुंडा बदमाश निकलेगा और वो अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर बन सकता है, तो उसकी स्किल एंड एबिलिटी, वो कैपिटल है, एसेट है। और वो गुंडा है जो वो लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी निकलेंगे, वो कुछ ना कुछ उल्टा करेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उसको। जेल में रखेंगे तो खाना देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। टेंजिबल कैपिटल, टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, शेयर्स, ये सब इंटेंजिबल। और टेंजिबल यानी ये टेंजिबल, ये टेंजिबल, ये टेंजिबल, जिसको हाथ लगाए तो हाँ है, कुछ है। गुडविल दिखती क्या? नहीं दिख रही, ठीक है। इंडिविजुअल कैपिटल मेरा खुद का, मेरा क्या है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये कैप्स का है, ये कैप्स का है, ये मेरा है, ठीक है, ये मेरा है, ये शर्ट मेरा है, ये मेरा इंडिविजुअल कैपिटल है, ठीक है। और सोशल कैपिटल यानी तो पूरे सोसाइटी का है, सबका है। रोड है, रेलवेज है, बोलते हैं ना रेलवे आपकी संपत्ति है, कृपया इसका ध्यान रखें, सर रेलवे में इसको साफ रखे, सब लिखते ना। ये देश आपकी संपत्ति है, आपकी यानी आपकी हो जाएगी या सच्ची में नहीं, आपकी यानी सबकी, पूरे 130 करोड़ देशवासियों की है। आई बात समझ? इसको बोलते हैं सोशल कैपिटल। समझ आया कि नहीं है? कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये कैपिटल बनता कैसे है? अपने आप बनता कि बनाना पड़ता है? बनाना पड़ता सर, कैपिटल अपने आप नहीं बनता, क्योंकि इसको किसने बनाया है? हमने, इंसान ने। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स a sustained increase in stock of real capital in the country. In other words, capital formation involves production of more capital like machines, tools, factories, transport equipments, electricity, etc., which are used for further production of goods. Capital ऐसी चीज़ है जो अपन बनाते हैं, वापस फर्दर प्रोडक्शन में काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल रोड बना है, ट्रांसपोर्टेशन, अगेन प्रोडक्शन के काम में आते हैं। भाई एक जगह से दूसरे का ट्रांसफर करते हैं ना, डैम्स, कैनाल्स, मशीनरीज एक बार बना लिए तो बार बार गुड्स प्रोड्यूस करने के वो काम में आएंगी, ठीक है। कैपिटल फॉर्मुलेशन इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बनाया तो उसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं हम। रेलवे बनाया, इन्वेस्टमेंट हुआ, डैम, रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग, मशीनरीज, ये सब इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं होता है हमारा। हायर रेट ऑफ कैपिटल, जितना कैपिटल ज्यादा बनेगा उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। उतनी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ेगी कि कम होगी? उतनी बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। एंड एड अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, जितनी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ना एम्प्लॉयमेंट की, हाँ कि ना, रोजगार जनरेट होगा जितना कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अब कैपिटल फॉर्मेशन होता कहां से है? आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कभी तो भी, ये क्या होता पता है? वाई मतलब होता है इनकम, कमाई, पैसा कमाया। सी होता है और एस होता है
ये इक्वेशन का मतलब ये होता है जो भी मेरी इनकम आएंगी या तो मैं उसको कंज्यूम कर लूंगा या बचा के जेब में सेव कर लूंगा। इसके अलावा तीसरा कोई कुछ उसको फाड़ता है ऐसा करता है क्या, तो मेरे को बताओ। आप डिस्ट्रॉय करते हैं अपनी इनकम को ऐसे, भाई इनकम आई कंजम्पशन जितना करना था कर लिया, बचा पैसा फाड़ के फेंकते क्या, कोई फाड़ रहा क्या तो मेरे को बता देना, मैं आ जाऊंगा। कोई फाड़ता है क्या? नहीं सर, सेव करके रख देंगे कहीं पे भी सेव, पोटली में बांध के रख दिए, जेब में रख दिए, घर के ड्रावर में रख दिए, कहीं भी सेव करके रख दिए। लेकिन आजकल आप सेविंग करके घर में जमा करके रखते हो कि उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो? क्या करते हैं? सोना खरीद लो सर, शेयर खरीद लो, बैंक में एफडी कर लो, कुछ ना कुछ हम करते हैं कि नहीं करते? थोड़ा पैसा कैश घर में रखते, लेकिन क्या 1 करोड़ रुपए घर में पड़े रहते थे कि नहीं? सर जितनी हमको जरूरत पड़ जाए टाइम पे उतना हम घर पे रख देते हैं, बाकी हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने से क्या होता है? हमको रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आपने बैंक में इन्वेस्ट किया, चलो एक कहानी देखेंगे। आपके पास 1 करोड़ रुपया है। कितना करोड़ रुपया है बेटा? बराबर 0 है। हाँ, 1 करोड़ रुपए है और आपकी ये इनकम है, आपको कंजम्पशन सिर्फ 20 ही लाख रुपए का है। कितना खाओगे खा खा के? हाँ, कंजम्पशन 20 लाख रुपए का बचा, आप सेविंग करना चाहते हो। कितना? 80 लाख रुपए की सेविंग हो गई। क्या बात है। घर में रखोगे, बैंक में रखेंगे सर, ठीक है। मान लो ये 80 लाख में से 70 लाख रुपए पूरे के पूरे अपने बैंक में एफडी कर दी। मैं एक ही एग्जांपल ले रहा इन्वेस्टमेंट का, आप शेयर बाजार कहीं भी डाल सकते हो। अपन या चलो बाइफरगेट करते, डिटेल में ही ले लेते हैं ना, उसमें क्या है। आपने 20 लाख रुपए डाले शेयर में, 20 लाख रुपए आपने बैंक में एफडी कर दी, 20 लाख का आपने गोल्ड खरीद लिया और 20 लाख आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लिए। बॉन्ड समझता? आरबीआई के गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद डाल दिया चारों जगह, अलग अलग टोकनी में सारे पैसे रख दिए। एक ही टोकनी में क्यों नहीं रखता है? अगर गलती से टोकनी गिर गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे ना, इसलिए अलग अलग रखो। एक आध अंडा फूटा भी तो बाकी तो सलामत है। शेयर में घाटा लग गया तो बाकी तो है बराबर। गोल्ड का भाव कम हो गया तो सब चीज एक साथ डूबेंगी क्या? गवर्नमेंट डूब जाएंगी क्या? गवर्नमेंट ही डूब गई तो फिर क्या देखना पड़ता, फिर तो पैसे डूब ही जाएंगे। तो आपने ये 4 जगह पैसे रखे। मान लीजिए अगर आप ये 4 जगह पैसे नहीं रखते, अपने घर पे ही पड़े रहने देते, तो ये पैसा आपके तिजोरी में पड़ा रहता और 1 साल बाद निकालते तो भी उतना ही रहता कि बढ़ के मिलता? बढ़ के मिलता। घर के अंदर तिजोरी में बंद कर दो 80 लाख रुपया और 1 साल बाद खुल के देखना अगर बढ़ के मिलता तो तिजोरी में खरीदने को तैयार हूं कितने भी रुपए में। बढ़ के मिलेंगे क्या बेटा? नहीं सर, पड़ा रहेगा। तो बढ़ेगा कैसे? जब तक मैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इन्वेस्ट किया या आपने अपने पैसा अपने जेब में रखा कि बाहर निकाल दिया? ये पैसा किसके पास गया? आपने शेयर खरीदे तो ये पैसा कंपनी के पास गया, कोई भी कंपनी से हो सकती। ये पैसा किसके पास गया? बैंक के पास गया। ये पैसा किसके पास गया? ज्वेलर के पास गया। ये पैसा किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास गया। कंपनी इस पैसे से क्या करेंगी? कुछ तो ही प्रोडक्शन, कुछ तो ही बिजनेस करेंगी कि नहीं करेगी? और बिजनेस करके क्या कमाएंगी? प्रॉफिट कमा के लोगों को क्या देंगी? डिविडेंड। डिविडेंड देंगी नहीं, देश की जीडीपी बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आपके 20 लाख से कंपनी ने मशीनरी खरीदी, वो मशीनरी से प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में मजदूरों को लेबर मिला, वो लेबर उन भी चीजें कंजम्पशन किया। पूरी साइकिल चलती है कि नहीं चलती है? कैपिटल फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। सेविंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग कहां से आई? ये यहां से आई सर। इनकम आई इसीलिए सेविंग आई। अगर आप इनकम की सेविंग ही नहीं करते तो कभी ये सर्कस होती क्या? नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ? सेविंग। सेविंग के बाद क्या कर रहे हैं? सेविंग जमा करके घर पे नहीं रखा, उसको इन्वेस्ट किया। सेकेंड स्टेज क्या है? इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो आपने यहाँ इन्वेस्ट किया। अब यही वो ये जो जिन लोगों के पास आपने इन्वेस्ट किया है ये खुद के पास जमा रखेंगे, कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी सेविंग को बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। इधर से इधर, इधर से इधर, पैसा दिन भर इधर से इधर चलता रहता है। कंपनी क्या करेंगी? मशीन खरीदेंगी आपके पैसे से, बिल्डिंग बांधेंगी, मजदूरों को पैसे देंगी,
काम करवाएंगी, तो ये सब क्या हुआ, अगेन कैपिटल फॉर्मेशन। बैंक क्या करेंगी, सजा के रखेंगी क्या, दूसरे लोगों को लोन बांटेंगी, वो लोन बांटेंगी, वो कोई आदमी वो लोन यूज करेगा, वो बिजनेस करेगा, बिजनेस करने से बैंक भी कमाएंगी, वो भी कमाएंगा, आप भी कमाओगे। कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा पैसे को खींचता है, हाँ कि ना। ज्वेलर, गोल्ड ज्वेलर क्या करेगा, गोल्ड खरीदा, आपने गोल्ड खरीदा उससे, अब वो और क्या करेगा आगे, उसके पास पैसे आ गए और गोल्ड खरीदेगा, ज्वेलरी बनाएगा, बिजनेस चलेगा नहीं चलेंगे। गवर्नमेंट क्या करेंगी, सर गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करती पैसे से, रोड बनाएंगी, एयरपोर्ट बनाएंगी, सब करेंगी कि नहीं करेंगी आपके पैसे से। और ये सब क्या है फिर, स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। आया प्रैक्टिकली समझ में कि कैसे होता है ये। अब यही चीज यहाँ पे जो मैंने बड़बड़ किया ये छाप के दिया हुआ है। पहला सेविंग, बिना बचत किए आप कैपिटल बना सकते क्या, नहीं सर सवाल ही नहीं, जेब में पैसा रहेगा तो ही तो इन्वेस्ट करेंगे, अब पूरा ही कंज्यूम कर दिया, सेविंग ही नहीं है, तो काय का इन्वेस्टमेंट और काय का कैपिटल फॉर्मेशन। पहला बहुत जरूरी क्या है, सेविंग्स, वही सब लिखा हुआ है। अब ये सेविंग किस पे डिपेंड करता है, मैं आपको अगर बोलता हूं कि बेटा आप 1 करोड़ कमा रहे, कुछ सेविंग करो, सेविंग आप कब करना चाहोगे, कंजम्पशन कम हो गया, सेविंग कर ली, सेविंग करने की इच्छा कब जागती है, हाँ, तो अगर मैं आपको बोलूं, आप थोड़ा नैरो सोच रहे हैं, मैं बोलता हूं वाइड सोचो। वाइड कैसे, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो कार खरीद लो, एक उसको एज इट इज रहने दो। आपके घर पे बच्चे बोल रहे सर पापा क्या कर रहे, कार खरीदो ना, मजे करेंगे। लेकिन अचानक उस समय गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है और नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट की बॉन्ड्स पे 6% रहता है, अचानक गवर्नमेंट 10% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड अनाउंस कर देती है, आपके मन में क्या आएगा, कार खरीदने की इच्छा होगी कि इन्वेस्ट करने की इच्छा होगी, क्यों क्यों, क्योंकि सर एक सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी लेके आया। क्या लेके आई गवर्नमेंट ने, सेविंग स्कीम लेके आई। वो सेविंग स्कीम के कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, हाँ कि ना, बढ़ा। अगर देश में सेविंग स्कीम्स ही नहीं है ढंग की, किसी को भी पैसा दो, सब डुबा रहे हैं आपका पैसा, तो सेविंग करोगे क्या, काय के लिए सेविंग करें सर, चोरों को देने के लिए सेविंग करेंगे क्या, हमारी मेहनत की कमाई है, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, कंजम्पशन ही कर लेंगे ना, कम से कम बच्चे तो खुश रहेंगे। अरे हाँ की ना, कंजम्पशन, खर्चा करने को कोई रोक सकता क्या, खर्चा तो कितना भी कर सकते ना, खर्चा करने को अकल लगती क्या, सेविंग करने को अकल लगती, और उससे ज्यादा अकल लगती उसको इन्वेस्ट करके कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए। सही जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट, सेविंग स्कीम कौन लाता है कंट्री में, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है सेविंग स्कीम लाने में। जो प्राइवेट वाले सेविंग स्कीम लाते हैं इस पर टैक्स बेनिफिट है, ये ऐसा सब बताते कि नहीं आपको, तो टैक्स बेनिफिट कौन लाता है, गवर्नमेंट लाती है। कई बार म्यूचुअल फंड में डालिए आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, LIC की पॉलिसी लीजिए आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आज आपको अगर आपकी सेविंग कहीं इन्वेस्ट कर दी है तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन है, आपके पास प्रोविडेंट फंड है, शेयर मार्केट है, गोल्ड ले सकते हैं आप, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, FD ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, गवर्नमेंट के NHAI के बॉन्ड ले सकते हैं, नाबार्ड के बॉन्ड ले सकते हैं, RBI के बॉन्ड ले सकते हैं, सबके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये किसने लाई, उसकी गारंटी कौन लेती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है, तो आपको सिक्योरिटी फील होती है। इसीलिए आप लेते कि कैसे कहीं भी डाल देंगे, मुझे दे दोगे क्या पैसा, मैं कल भाग गया तो, हाँ कि ना, कुछ भी हो सकता है ना, आपस में देते क्या पैसा, कल कोई भाग गया तो। 100 रुपये मांगना अलग चीज है, आपका दोस्त आपसे 100 रुपये मांगे, हाँ चल ठीक है, कल दिया नहीं दिया जाए ज्यादा क्या बिगाड़ लेगा, वो दोस्त 2 लाख रुपए मांगता, देते क्या, बताना भलो, नहीं देंगे, तू क्या भरोसा थोड़ी है। लेकिन गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स बेचती है, वो 2 लाख रुपए लेती है, तो आप इन्वेस्ट कर दोगे। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा, तो पहला स्टेज है सेविंग्स। अगर कंट्री में बहुत सारी सेविंग स्कीम रहे तो लोग पैसा बचाएंगे, पैसा बचा के इन्वेस्ट करेंगे, या इन्वेस्ट करने के बाद कैपिटल फॉर्मेशन होता है, तो आपको मालूम है, हाँ कि ना। सेकेंड है मोबिलाइजेशन। अब सेविंग घर पे नहीं रखना है ताले में, क्या करना है, मोबिलाइज करना है। जैसे अभी यहाँ पे हमने कहाँ का डाला, 20 लाख इधर डाला, 20 लाख इधर डाला, इधर डाला, इधर डाला, चारों अलग अलग जगह में बेच दिया, सॉरी बेचा नहीं। और उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। ये जो जिसने आपसे ये सेविंग ली है वो कंचे खेलेगा क्या उसके, वो इन्वेस्ट करेगा। ये जो इससे आपने शेयर खरीदे वो कंपनी क्या करेंगी,
बिजनेस मशीनरी खरीदेंगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगी। बैंक क्या करेंगी, लोन बांटेंगी, बैंक भी इन्वेस्ट करेंगी। ज्वेलर क्या करेगा, और गोल्ड खरीद के ज्वेलरी बनाएगा। और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगी। तो सेविंग से मोबिलाइजेशन होता है, मोबिलाइजेशन से इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, कैपिटल जनरेट होता है। अरे कुछ लगाओ, माल लगाओ, माल कमाओ, बोलते ना। अभी जैसे आप बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते हैं तो आप गिफ्ट देते हैं आपस में। मान लीजिए किसी ने आपको लिफाफे में 1,000 रुपये डाल के दिए, तो अगले बार आप उसके यहाँ जाओगे तो आप बराबर 1,000 रुपये डालोगे कि नहीं? और उसने 500 डाले रहते तो, और उसने कुछ नहीं दिया रहता तो बराबर है ना? ऐसा ही करते ना, रैशनल आदमी तो ऐसा ही करता। ठीक है, तो ये क्या होता है, जितना लगाओगे उतना पाओगे। सिंपल, यस और नो? माल लगाओ, माल कमाओ। तो जितना ज्यादा आप मोबिलाइज करोगे सेविंग को, जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे सेविंग्स को, उतना ज्यादा बदले में कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कई बार उल्टा भी होता है, डूब भी सकते पैसे, गलत डिसीजन हो जाता, वो चीजें अलग। क्लियर है ये? एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता, कौन होता? मैं एंटरप्रेन्योर जो इन सब चीजों को जमा करता। किसको जमा किया? जमीन भी उसने जमा करे। रुको रुको, एंटरप्रेन्योर कंप्लीट करेंगे आज। जमीन भी उसने जमा करी, सही है। मालूम है ये आसान है। अभी आज सोच रहे होंगे साला फालतू है यार, ये तो आसान है। बस आज ही आसान है, फिर जरा टेक्निकल चीजें स्टार्ट होंगी। तो एंटरप्रेन्योर कौन है? जो किसको जमा करता है? जमीन, कैपिटल और लेबर, तीनों को लाएगा, प्रोडक्शन करेगा। ये काम किसका? एंटरप्रेन्योर। और बदले में उसको भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मिलता? प्रॉफिट। प्रोडक्शन करके जो प्रॉफिट बचेगा वो उसका, लॉस हुआ तो वो भी उसका। सीधी बात है। लेबर को तो लेबर देना ही पड़ेगा, जिसकी जमीन है उसको किराया देना ही पड़ेगा, जिससे पैसा लिए उसको ब्याज देना ही पड़ेगा। उसको नहीं बोल सकते सर लॉस हो गया ना, अभी रहने दो, ब्याज मत लो, रेंट मत लो, किराया ये वेजेस मत लो, ऐसा बोल सकते क्या? नहीं। तो जाएगा किसके जेब से? एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट से। सबसे ज्यादा रिस्क उसकी है, तो ज्यादा पैसा बचेगा तो वो भी किसका है? एंटरप्रेन्योर का है ना। रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ आर ऑफ एंटरप्रेन्योर। दोनों किसके हैं? एंटरप्रेन्योर के। करता क्या एंटरप्रेन्योर? इनिशिएट बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। बिजनेस चालू करने का काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का। लेबर, कैपिटल और लैंड, इनका कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम किसका है? कि लेबर लाके रख देगा, जमीन लाया ही नहीं, लाया मतलब जमीन देखा ही नहीं और लेबर को बुला लिया, ऐसा होता क्या? नहीं। लेबर भी नहीं देखा, जमीन भी देखा, और पहले कैपिटल व्यवस्था कर ली। तो कैपिटल की व्यवस्था कर ली तो भैया इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए कैपिटल सबसे लास्ट में लेता है, वो सब फाइनल कर लेता है और उसके बाद बोलता है कैपिटल रिलीज कर दो। आई बात समझ में? जनरली सबसे पहले जमीन देखी जाती है, बिना जमीन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जमीन ही नहीं मिल रही तो कहाँ से प्रोडक्शन करोगे? जमीन देखी जाती, लेबर तो मिल ही जाते हैं, जमीन देखी जाती है, उसके बाद पैसे की व्यवस्था की जाती है, और फिर जब जरूरत रहे लेबर को बुलाया जाता है। आई बात समझ में? रिस्क बेयरिंग और अनसर्टेनिटी बेयरिंग। रिस्क किसकी है? लेबर, इसकी एंटरप्रेन्योर की। और अनसर्टेनिटी, ये बिजनेस जो उसने चलाया, चालू किया, ये चलेगा, ये गारंटी है क्या? ये सर्टन है क्या? नहीं, टोटल अनसर्टन है। ये रिस्क और ये अनसर्टेनिटी कौन ले रहा है? एंटरप्रेन्योर अपने जिम्मे ले रहा है। ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क भी है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी है। उसने आज मशीन कोई लेके आया और उससे लेटेस्ट मशीन 1 साल बाद लॉन्च हो गई तो बैंड बच जाएंगी। ऐसा जनरली पता है इसके हॉस्पिटल्स में होता है। वो मशीन ली, MRI मशीन वगैरह लाली, बढ़िया लगा दिया, और 2 साल बाद उससे कई गुना एडवांस मशीन आ जाती है। एडवांसमेंट तो चलता रहता है, तो वो करोड़ों की मशीन डिस्पोज ऑफ करके आपको नई मशीन लगानी पड़ेगी। पैसे लगेंगे कि नहीं? इसको टेक्नोलॉजिकल रिस्क बोलते हैं। कोई टेक्नोलॉजी आपने लगाई और वो आउटडेट हो गई। बीच में पेजर चलते थे, सुना है आपने कभी? पेजर, पेजर, पेजर पता है? उसके अंदर मोबाइल आने के पहले पेजर थे। ये मोबाइल है ना, इसके आने के पहले पेजर रहते थे। पेजर में क्या होता था, कंपनी एक पेजर आप अपने जेब में रख लो, और मान लीजिए मुझे आपको कॉल करना है, तो मैं आपको कॉल करूंगा, एक रिसीवर बैठा हुआ है वो पेजर कंपनी का, वो फोन उठाएगा, मैं उसको बोलूंगा कि भैया मेरा नाम ये है और इस नंबर पे कॉल करने का इस आदमी को बोलिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेजर है, मैं कॉल लगाता हूँ लैंडलाइन से, अपने मोबाइल तो थे ही नहीं, लैंडलाइन से मैंने कॉल लगाया इनके पेजर नंबर पे, तीसरा आदमी बैठा है वो उठाएगा पहले फोन, और मैं उसको बोलूंगा दिस इज माई नंबर, लैंडलाइन नंबर, और आप और मेरा नाम, बस मैं मेरा नाम बोल दूंगा, लैंडलाइन नंबर। फिर वो क्या करेंगी, इनके पेजर पे मैसेज भेजेंगी, दिस इज द नंबर
एंड दिस पर्सन इज वांट्स टू टॉक विथ यू। फिर ये क्या करेंगे, कहीं तो भी गाड़ी रोकेंगे और वो 1 रुपए वाले डब्बे चलते थे, अरे एसटीडी बूथ रहते थे ना, तो 1 रुपए वाला डब्बा लेंगे, फोन लगाएंगे, हाँ भाई क्या बात है। ये था पेजर का सिस्टम। अब ये पेजर की टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी आउटडेट हो गई। मान लो मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया पेजर में लाखों रुपए का, सबने पेजर भी ले लिए, बड़ा मजा आ रहा मुझे, और अचानक से मोबाइल लॉन्च हो जाते हैं और सस्ते में हो जाते हैं 1 साल में ही। अब लोग पेजर लेंगे कि मोबाइल लेंगे? पेजर में कितनी झंझट है और मोबाइल में कुछ भी झंझट नहीं है, सीधा बात कर लिए, काम खत्म। आया समझ में? एक टेक्नोलॉजी आने से दूसरी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई। चलो ज्यादा दूर क्यों जाते, नोकिया को याद करो। नोकिया कौन से फोन लेता था? वो बटन वाले फोन आते थे नोकिया के। सैमसंग ने जैसे ही टच स्क्रीन लॉन्च किया, नोकिया ने साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चला, नोकिया खत्म हो गया था कुछ सालों के लिए, अभी वापस आया है। खत्म हो गया था कि नहीं हो गया? वीडियोकॉन बड़े बड़े टीवी बेचता था, ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी नाम था, अचानक एलसीडी एलईडी टीवी आ गए, वीडियोकॉन ने उनके साथ कोप अप नहीं कर पाया, खत्म हो गया। यस और नो? ये है टेक्नोलॉजिकल रिस्क। आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो अगर उससे सुपीरियर आ गई और आपने इन्वेस्टमेंट करके वो टेक्नोलॉजी नहीं ली, तो आप शायद आउटडेट हो जाओगे। हाँ कि ना? अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा? इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल रिस्क तो रहती है। आपा ने पैसा इन्वेस्ट किया, मान लीजिए मैंने रॉ मटेरियल वाले को 20 लाख रुपए दिए और वो लेके भाग गया, गए फाइनेंशियल रिस्क। ऐसा होता है कि नहीं होता? एंड लास्ट इज इनोवेशन। अब ये देखो, ये पहला पॉइंट बड़ा काम का है। अकॉर्डिंग टू हुम पीटर द ट्रू फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेशन। ये इनोवेशन करना किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का। प्रोडक्ट में नया नया कुछ तो भी लाना। ये लेबर दिमाग लगाएंगे क्या? नहीं, ये एंटरप्रेन्योर का काम है। या ऐसे स्किल्ड लेबर रख लो जो बार बार दिमाग लगाए, या खुद दिमाग लगाओ। आपकी दुकान है, आप खुद ही उसमें चेंजेस करते कि नहीं? 10 साल पहले मान लीजिए आपका बिजनेस कैसा होगा, आज 10 साल पहले आप इनोवेशन करोगे, कुछ तो प्रोडक्ट में इनोवेशन करते हैं, ये सब हम करते कि नहीं? तो ये काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का। तो ये 3 हमने जो देखा, ये थे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, और आज हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स और डिटेल एनालिसिस किया। अब इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, और आया भी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है क्योंकि लिखना नहीं है ध्यान में। अब जमीन क्या होता है, लेबर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एंटरप्रेन्योर आपको मालूम है। कल हम एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल, ह्यूमन, नेशनल, और एंटरप्राइज की प्रॉब्लम। ये दोनों चीजें कल हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और प्रोडक्शन फंक्शन शायद तक स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आज यहीं रुकते हैं, बाय।